हेलो गाइज। तो आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि जैसे सीएसआई नेट के लिए या डीबीटी जेआरएफ, इनमें आईसीएमआर, इन सब के लिए थर्ड यूनिट होती है, और मेथड्स इन बायोलॉजी। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेथड्स इन बायोलॉजी है, इसके अंदर पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर है काफ़ी अच्छा ये स्कोरिंग यूनिट है। पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर वाले, जो कि 8 मार्क्स के हो गए, और पार्ट सी में 4-4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 24 मार्क्स के हो गए। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, बट इन जनरल आता है, ठीक है। देन अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक टेक्निक है फॉर सेपरेशन बायोमोलिक्यूल बेस्ड ऑन डेंसिटी। बायोमोलिक्यूल के सेपरेशन के लिए अपन सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। जैसे अगर सेल का सेपरेशन करना हो या किसी भी चीज़ का सेपरेशन करना हो, को बायोमोलिक्यूल का अपन को सेपरेशन करना हो, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो सबसे तो बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो फोर्स अपन बात करेंगे वो होता है F=mg, मास अपन मास और एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये एंगुलर है, तो एंगुलर, तो ये यहाँ से ये आर, ये मास हो गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई फ्रॉम द सेंटर, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई इसकी, आरपीएम जिसे अपन बोलेंगे, आरपीएम रेडियस पर मीटर। इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? एक आर ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अब अपन इसी सेंट्रीफ्यूगल से ये देखते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जो आरसीएफ होता है ये क्या होता है? इट इज़ द रिलेटिव फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स। इट इज़ द रिलेटिव फोर्स इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। तो आरसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। एम से एम कट जाएगा तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। और बात करते हैं आर क्या है। आर वही है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। जी क्या है? वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओमेगा क्या है? वही एंगुलर वेलोसिटी है। आप अपनी की यूनिट देखते हैं तो आर जो है, आर की यूनिट होता है इन सेंटीमीटर में करते हैं। इसकी ग्रेविटी की अपना अब वो बात करेंगे तो ये किसका होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन ने देखा भी तो अपन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये ओमेगा रेडियस पर सेकंड में होता है। तो अगर अपन को एक रेडियस का निकालना है तो इसका क्या होगा कि एक 360 डिग्री अगर अपन को पूरा इसका रोटेशन निकालना है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या करेंगे? इसका 1 रोटेशन पर मिनट होगा, तो 2 पाई होगा। 360 डिग्री बराबर ये तो 2 पाई हो ही गया, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। तो अगर 6.28 रेडियस पर मिनट आ जाएगा, 6.28 अपॉन 60, तो रेडियस पर सेकेंड आ जाएगा ये, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें ये है। तो जब अपन इसको एंड में सोल्व करेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁵ आर इंटू आर पी एम स्क्वायर। ये मेन फार्मूला। जब भी अपन को अगर आर पी एम का अपन पूछा जाए कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, तो अपन ये वाला फार्मूला लगा। आर सी एफ अगर रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अपन से कोई पूछा जा रहा है तो अपन डायरेक्ट इस फार्मूले में रख के अपने निकाल सकते हैं। ये मेन फार्मूला निकल के आ जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन भी अपन को वैल्यू दे रखी है आर पी एम की 1000 एंड आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो आर से ये पूछा है तो इस फॉर्मूले में रखो 1.12 इंटू 10⁻⁵ इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। और आर पी एम की वैल्यू 10⁻³ स्क्वायर 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶, तो 11.2 ग्राम, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन में सोल्व कर रखा। तो अपन बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप कितने हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और एक होता है बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसको देखते हैं अपन कि ए डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटीज वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड। वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से अपन क्या देखते हैं कि ये जो है डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड। जो डिफरेंट कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसको ये सेपरेट करता है। जैसे कोई भी सेल लाइसिस अपन ने करी, उसको अगर अपन 1000 ग्राम अपने पास सेल आएगा और 20 मिनट तक रोटेट करेंगे उसको 500 और उसको 20 मिनट तक फिर रोटेट करेंगे तो न्यूक्लियस
न्यूक्लियस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पूरा उससे समझा रखा, जैसे अपने पास कोई सुपरनेटेंट सेल्स का निकाला अपन ने, उसको अगर 1000 ग्राम जो भी है उसका सुपरनेटेंट्स आया अपने पास, उसको 30 मिनट तक रोटेट करेंगे तो वो पैलेट आ जाएगा। पैलेट में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, प्रोक्सीसोम होगा और लाइसोसोम होगा। ये चीज़ जूलॉजी वाले बच्चे अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। देन अगर उसको फिर अपन 60 मिनट के लिए रोटेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, माइक्रोसोम्स आ जाएगा, वेसिकल्स आ जाएगा, ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोसोम्स वेसिकल ड्राइव्ड फ्रॉम ईआर गोल्गी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अगर अपन उसको फिर 120 मिनट के लिए सेपरेट कर दे के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो राइबोसोम्स फाइनली अपने पास आ जाएगा। ये मतलब अलग अलग पर जब टाइमिंग के साथ एंगुलर जो उसके वेलोसिटी पे अगर अपनी इसको कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से, तो अपने पास फाइनली राइबोसोम्स आ जाएगा। सुपरनेटेंट क्या होता है, स्मॉल साइज मोलिकुल या सोलुबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा अपन देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के दो टाइप पढ़े थे अपन, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट और एक बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब अपन आज देखते हैं बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हैं। ये जो सेपरेशन करता है वो बेस्ड ऑन डेंसिटी होता है, इसका इसी में आ रहा है, जैसे इसके अंदर आ रहा है ना कि बियॉन्ड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये डेंसिटी के बेस पर करता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये उसी के बेस पे सेपरेट करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे इसके अंदर, ठीक है। अब सीजियम क्लोराइड इनकी कंसनट्रेट, जैसे ये क्या करता है, मास डेंसिटी के बेस पे वो करता है, जिसकी जितनी डेंसिटी होगी वो उतना ही नीचे जाएगा और जिसकी जितनी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाएगा। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा रखा है, इस चीज़ को यहाँ अच्छे समझ में आएगा कि अपने पास प्रोटीन है, डीएनए और आरएनए है, तो वो कैसे सेपरेट होंगे। अगर अपन ने किसी एक के अंदर ही प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को डाल दिया तो इनमें कौन सा प्रोटीन हो, कौन सा डीएनए हो, कौन सा आरएनए हो, ये अपन को कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए अगर अपन इससे सेंट्रीफ्यूज करते तो अपन को सबसे नीचे वाला जो आएगा वो आरएनए होगा, सबसे जो और जो बीच में आएगा वो डीएनए होगा, और प्रोटीन जो है ऊपर ऊपर आएगा। वो कैसे क्यों आएगा इसका रीजन भी इसमें है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो 330 डाल्टन है, डीएनए का जो मोलिकुलर वेट है वो 330 डाल्टन है, ठीक है। तो ये जो है ये बीच में आएगा। बट प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो हो अमीनो एसिड की चैन ही तो है, तो अमीनो एसिड 110 डाल्टन का बना होता है, तो ये ऊपर आएगा। इसका मोलिकुलर, इसका जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है, तो डीएनए जो होता है वो बी फॉर्म होता है और आरएनए जो होता है वो ए फॉर्म होता है, ठीक है। डीएनए बी फॉर्म होता है और आरएनए ए फॉर्म होता है। तो आरएनए ए फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा होती है बी फॉर्म से, आरएनए की डेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। आरएनए जो ए फॉर्म है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी बी फॉर्म डीएनए से। तो सीधी बात है, नीचे नीचे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आएगा। फिर जो डीएनए की डेंसिटी है और प्रोटीन की डेंसिटी, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो डीएनए ज़्यादा है, क्योंकि डीएनए का मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। न्यूक्लियोटाइड, ये इसमें न्यूक्लियोटाइड 330 डाल्टन का है, ठीक है। ये सारा हो गया। इसी तरीके से अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस लिपिड और लिपोप्रोटीन कैन बी सेपरेटेड। अगर अपने पास लिपिड और लिपोप्रोटीन है वो कैसे सेपरेटेड होंगे, तो डेंसिटी के बेस पे। तो देखो ये है काइलोमाइक्रोन, ये जो है जैसे सबसे ऊपर ही ऊपर जो आएगा, सबसे नीचे नीचे आएगा वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगी, बीच में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगी, फिर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड होगी, और ये वेरी लो डेंसिटी लिपो VLDL जो है सबसे ऊपर आएगा, और ये ऊपर ऊपर काइलोमाइक्रोन आएगा। इस तरीके से ये किसके बेस पे हो रहा है, डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अपन चलते हैं इस पर एक और चीज़ से देखते हैं, जीनोमिक डीएनए। अगर अपने पास जीनोमिक डीएनए तो वो कैसे सेपरेटेड होगा। जीनोमिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए होता है, बल्क डीएनए, ठीक है। तो रैंडमली जो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए वो है कि रैंडमली रिपीटेटिव डीएनए है, एग्जिट एज ए हेट्रोक्रोमेटिन मेजरली सीन एट सेंट्रोमेयर टीलोमेयर, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, लो कोट वैल्यू भी इसकी होती है। कई सारे सैटेलाइट डीएनए के फीचर्स है कि वो रिपीटेटिव डीएनए होगा, एग्जिट एज ए हेट्रोक्रोमेटिन वो एग्जिस्ट करेगा, मेजरली जो है सेंट्रोमेयर में मिलेगा, टीलोमेयर में मिलेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ठीक है। इसकी लो कोट वैल्यू होगी। तो अगर ये होगा तो सबसे ऊपर ही ऊपर क्या होगा, माइक्रो सैटेलाइट होगा, उसके नीचे होगा मिनी सैटेलाइट, और ये होगा सैटेलाइट डीएनए। तो क्यों, क्योंकि सैटेलाइट जो है 15 बाइस पेयर का होता है, तो इसका सीधी बात है डेंसिटी ज़्यादा हो गई। मिनी सैटेलाइट है 7 से 15 बाइस पेयर का ही होता है, ये माइक्रो सैटेलाइट है 1 से 6 बाइस पेयर का होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं अपन, एक एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा होगा कि मिशेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट, जो कि ये रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव जो है सेमी कंजर्वेटिव को दिखाने के लिए मिशेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।
तो उससे भी अपन ये डेंसिटी के बेस पे किस तरह से लाइट बैंड और जो हाई लाइट बैंड है वो किस तरह से सेपरेट होते हैं वो इसमें दिखाया था। तो अपने पास जैसे जो भी है, अगर अपन मिसेल्सन स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें भी देखोगे तो लाइट बैंड जो है ऊपर आ रहे हैं और हाइट जो जो बोलते हैं कि जो हाई लाइट बैंड ऊपर आ रहे हैं और हैवी बैंड जो नीचे आते हैं। इस तरीके से इससे भी ये चीज़ अपन डेंसिटी के बेस पे समझ सकते हैं कि इसमें भी बैंड जो है लाइट बैंड ऊपर आएंगे और जो हैवी बैंड होंगे वो नीचे आएंगे। मिसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और अपन देखो ये यहाँ तक डेंसिटी, ये सेंट्रीफ्यूगेशन अपना खत्म हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप हो गए, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप क्या है। और अपन ने कई सारे एग्जांपल से ये भी देखा कि किस तरीके से मतलब ये कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन से, ये भी अपन ने कई सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल देखी है, ठीक है। बट मैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जो कि ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप और जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली, अगर आप एमएससी वगैरह में पढ़ोगे तो ये चीज़ें भी आपको काम आती है। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। अगर अपन ओमेगा निकालना है तो क्या निकालना, ओमेगा मतलब पूरा रोटेशन निकालना, तो क्या निकालोगे 2πr अपॉन टाइम पर सेकंड में निकाल लो, ठीक है। और अगर हमको रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल का RCF निकालना तो उसका R ओमेगा स्क्वायर, R रेडियस, G अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल्स और G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और अगर अपन को रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं इसको, V निकालना है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, सारे फार्मूले है, ठीक है। 2/9R स्क्वायर बराबर रो पी माइनस रो एम अपॉन नीटा इंटू जी। अब अपन बात करते हैं, ये इसका पूरा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी का स्टोक्स लॉ का फार्मूला है, ठीक है। ये सारा स्टोक्स लॉ का फार्मूला है। बट अब अपन इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या है, आर क्या है, रेडियस पार्टिकल है, रो पी क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, रो एम क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, ये क्या है, नीटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, जी क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ये एक स्टोक्स लॉ है, ठीक है। टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट, तो ये भी एक फॉर्मूला, अगर अपन को टाइम निकालना हो सेडिमेंटेशन और स्फेरिकल पार्ट कितने टाइम में ये जो है सेडिमेंट होगा, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, T बराबर 9/2 नीटा ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर पी RP स्क्वायर एंड रो पी माइनस रो एम इंटू 1/n RB अपॉन RT। ये पूरा एक बड़ा सारा फार्मूला है, इसको भी आप देख सकते हो। ये सब एडवांस है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है तो, ठीक है। अब इसका भी बता रखा कि R स्क्वायर पी क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है 1, एन क्या है, नेचुरल लॉग है, RB क्या है, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, RT क्या है, डिस्टेंस ऑफ द हेंसिगस ऑफ मीडियम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब टू द सेंटर ऑफ रोटेशन, लोअर मिनिस्कस कलर सॉल्यूशन होगा, अपर मिनिस्कस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकालना हो तो V अपॉन ओमेगा स्क्वायर R होता है। V बराबर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ओमेगा स्क्वायर R बराबर G अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है, ठीक है। इसी के साथ अगर अपन और भी देख सकते हैं, ये कई सारी चीज़ें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन का क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी सेडिमेंट होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल होता है। प्रोटोकॉल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो मोर डेंस है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मोर डेंस है वो क्या करेगी, फास्टर सेडिमेंट होगी, ठीक है। वो फास्ट सेंटीमीटर मोर मेसिव बायोलॉजिकल पार्टिकल है, वो भी फास्ट सेंट्रीफ्यूज होंगे, वो मतलब फास्ट मूव इन सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में वो नीचे की तरफ जल्दी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि डेंस बायोलॉजिकल बफर सिस्टम क्या है, द स्लो मूव पार्टिकल इन ए सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, पार्टिकल सेडिमेंट फास्ट, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल सेडिमेंट फास्ट होगा। सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ए गिवन पार्टिकल विल बी जीरो। सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ए गिवन पार्टिकल विल बी, अगर जीरो है, जो सेडिमेंटेशन रेट जीरो दे रखी है, तो व्हेन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द सराउंडिंग मीडियम आर इक्वल। स्टोक्स लॉ क्या है, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, किस बेस पे अपन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसके लिए भी एक चीज़ है, उसके लिए भी ये चीज़ है कि किस बेस पे अपन सेंट्रीफ्यूगेशन का टाइप देते, तो स्पीड के, प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ वैक्यूम, पोटेंशियल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंपल एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। इन सब के बेस पे ये बेसिस है जिसके बेस पे अपन
देते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैनी डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रीफ्यूगेशन आर कॉमर्शियली अभी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग तो लार्ज कैपेसिटी लो स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज भी है, रिफ्रिजरेटेड हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज भी है, एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी है, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी है, लार्ज स्केल एलिमिनेटेड सेंट्रीफ्यूज भी, स्मॉल स्केल लेबोरेटरी माइक्रो फ्यूज भी है। अगर आपको लैब में यूज़ करना है तो जो स्मॉल स्केल लेबोरेटरी सेंट्री माइक्रोफ्यूज है तो ये सारे यूज होंगे। अगर आपको लार्ज स्केल पे किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, आप कोई फैक्ट्री कंपनी अगर लगा रखी तो उसके लिए लार्ज स्केल एलिमेंटेड सेंट्रीफ्यूज आते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग उसके होते हैं। और उसमें रोटस का जो टाइप है, जो रोटेशन जो घूमता है, उसके भी कहीं 3 टाइप होते हैं। फिक्स्ड एंगल रोटस होता है जो कि फिक्स होता है, एक वर्टिकल ट्यूब रोटस होता है, एक वर्टिकल ट्यूब होती है उसके अंदर, एक स्विमिंग बकेट रोटस होता है, एक स्विमिंग करने वाले बकेट रोटस होता है, ठीक है। ये अलग अलग लैब में आपको मिल जाएंगे जब भी आप रिसर्च करने जाओगे पीएचडी में। तो कोर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ये छोड़ो, ये कुछ काम करनी है। देन ये भी ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दे रखा है कि किसी बुक का है ये, कि आप अगर बुक में से अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ अलग तरीके से दे रखा है कि डेंसिटी ग्रेडियंट, जैसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है वो उसके भी 2 टाइप होते हैं, रेड जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इनके भी 2 टाइप दे रखे हैं। तो अगर अपन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में रेड जोनल को अगर देखें अपन, तो ये क्या करता है कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट होगा ये किसके बेस पे होगा, डेंसिटी के बेस पे से। तो रेड जोनल को देखें तो पार्टिकल डिफरेंट इन साइज, रेड जोनल में क्या होगा, पार्टिकल डिफरेंट इन साइज, टाइम डिपेंडेंट होता है, पैलेट आर फॉर्मेट, सेलर ऑर्गेनेल प्रोटीन टी सेपरेशन। और इसके दूसरा आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन को देखिए तो पार्टिकल डिफरेंट इन डेंसिटी, इंडिपेंडेंट, नो पैलेट फॉर्मेशन फॉर न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन के लिए आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है। डिफरेंशियल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को अगर अपन देखिए यहाँ पे तो सेपरेट बेस्ड ऑन द साइज, यूज द सेपरेट सेल्स जैसे ऑर्गेनेल और मैक्रोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए करता है फॉर होमोजेनाइज्ड ऑर्गेन, ये और इजी टू यूज होता है। ये जनरली जूलॉजी वालों के लिए है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, लार्ज सैंपल साइज, अगर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में 2 टाइप है, प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में लार्ज सैंपल साइज कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनेल and molecule, most widely used, no optical readout. Analytical ultracentrifuge, small sample size, uses relative pure sample, built-in optical to analyze progress of molecule during centrifugation। देखो ये सारा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन कहीं से भी नहीं आता। अगर आप एमएससी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एमएससी कर रहे हो या नेट में भी, नेट सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो तो जनरली यहीं से कोई क्वेश्चन आएगा, या तो फार्मूला बेस कोई क्वेश्चन पूछेगा, या आरसीएफ आपसे पूछ सकता है, या ये वाला एक एक्सपेरिमेंट आपको दे सकता है कि आपके पास प्रोटीन डीएनए आरएनए तो कौन किस बेस पे मतलब कैसे सेपरेट होगा, तो उसका एक सीक्वेंस दे सकता है। ये पूछ सकता है कि सबसे पहले अपने पास ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले सुपरनेटेंट है तो पहले क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, फिर क्लोरोप्लास्ट प्रोक्सोम लाइसोम आएगा, फिर माइक्रोसोम्स आएगा और फिर फाइनली राइबोसोम आएगा। ये सारी चीज़ भी है इसमें, ठीक है। और अपन इसी वीडियो के अंदर आगे जो है ये पहला पार्ट है इसका मेथड्स इन बायोलॉजी का। इसमें अपन कई सारी चीज़ें कवर करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, पीसीआर करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करेंगे और मोलिकुलर मार्कर पढ़ेंगे। सारा ये शायर का पार्ट है। अगर आप ये सारा कवर करते हो, ये सारा कर लेते हो तो आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। इसके बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी मैं करवा दूँगा यहाँ पे। ओके बाय, थैंक यू।